नाजरीन सलामुअलैकुम। एक मुलाकात डॉक्टर के साथ पर आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, हमने आपसे वादा किया था कि हम ये वाला शो एलर्जीज के बारे में करेंगे और हम आपके शुक्रगुजार है कि आपने इतने सारे क्वेश्चंस भेजे हैं कि आज हमारे साथ एक नहीं बल्कि दो दो एलर्जी स्पेशलिस्ट हैं। नाजरीन, एलर्जी बीमारी नाम तो एक है मगर इसकी अलामतें कई सारी है। ये किसी को रैश के जरिए सताती है तो किसी को जुकाम के जरिए। तो आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विकास शेख और डॉक्टर शिफा शेख। डॉक्टर विकास शेख एक एलर्जी और एस्थमा स्पेशलिस्ट हैं जो पिछले 32 इयर्स से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये बॉम्बे के ग्रांट मेडिकल कॉलेज और जेजे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में एज अ प्रोफेसर भी सिखाते हैं। इन्होंने बॉम्बे में प्रिंस अली खान हॉस्पिटल और बॉम्बे के पुलिस हॉस्पिटल में ये प्रैक्टिस करते हैं। इन्होंने 4 किताबें भी लिखी है एलर्जीज पर और नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में इनके 100 से ज्यादा पेपर्स हैं। साथ ही हमारे साथ है डॉक्टर शिफा शेख जो एक एलर्जी और एस्थमा स्पेशलिस्ट होने के साथ डॉक्टर विकास शेख की डॉटर भी हैं। इन्होंने अपनी पढ़ाई यूके और यूएस में कंप्लीट की है। ये भी बॉम्बे के पुलिस हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करती हैं और इन्होंने अपने फादर को असिस्ट करने के साथ ही खुद भी नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में पेपर्स पब्लिश किए हैं। सो डॉक्टर विकार, डॉक्टर शिफा, वेलकम टू द शो। थैंक यू। सर, फर्स्ट तो हम आपसे जानना चाहते हैं एलर्जी होती क्या है और इसके मैनिफेस्टेशन यानी ये किन किन तरीके से जाहिर होती है। एलर्जी एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। एलर्जी इस मुल्क में, हमारे मुल्क में, इंडिया में करीब करीब 30% लोगों को होती है, लेकिन इसका मतलब नहीं हर एक को एलर्जी होती है। करीब 70% लोग इस मुल्क में बगैर एलर्जी के जीते हैं। सिर्फ 30% लोगों को एलर्जी होती है। अमेरिका में, यूरोप में इसका इंसिडेंस यानी जितने लोगों को एलर्जी होती है वो है 40 to 50%, 40 से 50% लोगों को वहां पर होती है, यानी हमारे से ज्यादा वहां पर एलर्जी। एलर्जी क्या है, इसको समझने के लिए हमको एग्जाम्पल देना पड़ेगा फौज का। अच्छा। हर मुल्क में एक फौज होती है, जैसे इंडिया में भी एक फौज है। हमारी फौज का काम ये होता है कि वो दुश्मन को पहचाने और उस पर हमला करे, उसको एलिमिनेट कर दे, खत्म कर दे। उसी तरीके से हमारे बॉडी में भी एक फौज है। अच्छा। उसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, उसकी स्टडी को हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। अच्छा। एलर्जी जो एक फील्ड है और उसके साथ में एक बहुत बड़ा हिस्सा एस्थमा का जुड़ा हुआ है, जो भी एक एलर्जी है, ये इम्यूनोलॉजी की ही ब्रांच है। तो अगर हमको एलर्जी के बारे में जानना है तो इम्यूनोलॉजी के बारे में मालूमात रखनी पड़ती है। तो अब हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो हमारे दुश्मनों को पहचानता है। अच्छा। उन पर हमला करता है, उनको खत्म कर देता है। अब जैसे दुश्मन बाहर होते हैं, फौज आइडेंटिफाई करती है, वैसे हमारी इम्यून सिस्टम भी फौज की तरह आइडेंटिफाई करती है, पहचानती है, दुश्मनों को एलिमिनेट करती है। लेकिन आपको और हमें फौज आप पर हमला नहीं करेगी। वो पहचानती है कि हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं। उसी तरीके से हमारी फौज जो अंदर है बॉडी में, वो हमारे लिए जो अच्छी चीजें हैं, जैसे खाने की चीजें हैं या फिर दवाइयां हैं जो हमारे बॉडी के लिए जरूरी हैं, या ऐसी चीजें जिनको हम हार्मलेस कहते हैं, जो हमारे बदन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, जैसे डस्ट है। हाँ। तो उन चीजों पर हमारी बॉडी हमला नहीं करेगी, जैसे फौज आप पर और मुझ पे हमला नहीं करेगी। अगर फौज ने आप पर और मुझ पे हमला कर दिया तो कुछ सचमुच गलत हो गया है। सही। उसी तरीके से हमारा इम्यून सिस्टम अगर ये ऐसी चीजों पे, खाने पीने की चीजों पर, दवाइयों पर, डस्ट पर हमला कर दे तो वो भी बॉडी में कुछ खतरनाक चेंज आ गया है और उसी को हम एलर्जी कहते हैं। मतलब हमारी खुद की बॉडी के अंदर की जो फोर्स है, जो प्रोटेक्ट करने के बजाय जब हमें अटैक करने लगती है, हम पर खुद पर अटैक नहीं करती है अच्छा। वो, क्योंकि बाहर के ऐसी चीजों पे अटैक कर रही है जिन पे हमला नहीं होना चाहिए। अच्छा। उसके साथ साथ हमारी बॉडी में तकलीफ हो जाए। जैसे कुछ लोगों को स्ट्रॉबेरी से एलर्जी होती है तो वो नहीं होनी चाहिए, वो नहीं होनी तो जब इम्यून सिस्टम अटैक करता है बिल्कुल तो उसे एलर्जी कहा जाता है। तो सर, ये जो आप बता रहे इम्यून सिस्टम, तो ये किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में रहता है? जी, ये इम्यून सिस्टम पूरी बॉडी में रहता है, लेकिन जो सेल्स, जो जर्रात जिसको कहते हैं, जिनसे एलर्जी होती है, वो सिर्फ कुछ ही जगहों पर है, जैसे आंख, अच्छा, नाक, लंग्स, चमड़ी, अच्छा, इंटेस्टाइन्स, इन जगहों पर ही एलर्जिक रिएक्शन होता है। अब जैसे हड्डी की एलर्जी नहीं होती जी, या फिर इसकी हार्ट की एलर्जी नहीं होती जी, या ब्रेन में नहीं होती, या भेजे में ब्रेन में एलर्जी नहीं होती, तो इन जगहों पर वो सेल जर्रात नहीं है जिसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन नहीं हो सकता। अच्छा,
तो फिर एलर्जीज मैनिफेस्ट होने के क्या क्या तरीके हैं? जैसे आपने बताया आंख में होती है, नाक में होती है, तो जी। किन किन तरीकों से हमें एलर्जी हो सकती है? सी एलर्जीज कई जगहों पर हो सकती है। जैसे जब आंख में होती है तो उसे हम एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। अच्छा। तो आंख से पानी आना, आंख लाल हो जाना, खुजली होना, जलन होना। जी जी। नाक में होती है तो जैसे छींके आना, पानी, नाक ब्लॉक्ड हो जाना, हाँ। उसको एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। ओके। जब लंग्स में होती है तो जैसे जिसको दमा कहते हैं लोग, ब्रेथलेसनेस फील करना, दम लगना, सांस फूलने सांस लगती फूलने है। लगना, उसको कहते हैं एस्थमा, जो बहुत ही अच्छा। मेन जी हिस्सा जी है। जी। फिर जब स्किन पे आती है, जो रैशेज आप बता रहे थे पहले, उसको कहते हैं एलर्जिक अर्टिकेरिया या एटोपिक एक्जिमा। अच्छा। तो इन जगहों पर एलर्जीज हो सकती है। डॉक्टर विकार, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी। पूरी दुनिया में भी और खास हमारे मुल्क में भी, इंडिया में भी, जो सबसे कॉमन एलर्जी है उसको हम एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। अच्छा। मतलब बार बार सर्दी होना, छींके आना, नाक बंद हो जाना। जी। ये अगर 100 पेशेंट्स एलर्जी वाले हैं तो उसमें से लगभग 55% एलर्जिक राइनाइटिस होती है। अच्छा। और अगर और 20% ऐड कर दें तो 75% को या तो एलर्जिक राइनाइटिस या एस्थमा। अच्छा। ये दो बीमारियां जो है नाक और लंग्स में मिलाकर, एस्थमा और एलर्जिक राइनाइटिस, ये दो मिलाकर लगभग 75% लोगों को ये सिर्फ ये दो ही बीमारियां हैं। अच्छा। और 20% लोगों को होती है चमड़ी की एलर्जी। जैसे इन्होंने बताया, डॉक्टर शिफा ने बताया, अर्टिकेरिया, एलर्जिक एक्जिमा जो छोटे छोटे बच्चों को होता है, खास तौर पे हाथों पर, चेहरे पर, पैरों के पीछे बहुत खुजली होती है। जी जी। छोटे छोटे बच्चे अपने क्रेडल में मर जाते हैं खुजली से और ब्लीडिंग से। और कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस जिसके बारे में मैंने पहले बताया, जी। ये सब मिला के लगभग और 20%, मतलब 95% सिर्फ ये तीन नोज, लंग्स और स्किन की ही की एलर्जी। तो allergies रहती है। आप समझ सकते हैं कि ये कुछ ही चीजें बहुत ही कॉमन है हमारे जी, मुल्क में। जी। और बाकी 5% जो होती है चीजें वो दूसरी होती है, जैसे सिर्फ खाने पीने की एलर्जी या दवाइयों की एलर्जी, या किसी को इंसेक्ट बाइट हो जाए, जैसे बीज जो मधुमक्खी होती है, तो उसकी एलर्जी। ये सब मिला के लगभग 5% होते हैं। तो सबसे कॉमन अगर एलर्जी हम देखेंगे तो वो है नाक की एलर्जी, नाक की एलर्जी, लंग्स की और फिर एलर्जी लंग्स की और एलर्जी, स्किन की एलर्जी, और और स्किन उसके की बाद एलर्जी। बाकी सारी एलर्जीज जी आ जाती हैं। जी। तो सर आप हमें ये भी बता सकते हैं कि किन किन चीजों से हमें एलर्जीज हो सकती है? यस। हमारे मुल्क में सबसे कॉमन एलर्जी है वो जो है दो चीजों की होती है। एक तो है धूल, डस्ट, जिसमें मेजर रोल है हाउस डस्ट। अच्छा। अब हाउस डस्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है हाउस डस्ट माइट। जो डस्ट हमारे घर में जमा हो जाता है उसमें छोटे छोटे कीड़े पैदा होते हैं, उसको हम डस्ट माइट्स कहते हैं। ओके। सबसे कॉमन एलर्जी हमारे मुल्क में उसी की है। उसके बाद दूसरा जो ग्रुप आता है वो है इंसेक्ट्स। अच्छा। इंसेक्ट्स में मक्खी यानी हाउस फ्लाई, मच्छर, मॉस्किटो, कॉकरोच, ये चीजों की सबसे ज्यादा एलर्जी दिखाई देती है। ये मैं फिर कहूंगा कि हाउस डस्ट माइट का मतलब ये होता है कि लोगों को बाहर की डस्ट से एलर्जी नहीं है, घर की डस्ट से एलर्जी? घर की डस्ट से एलर्जी होती है। जो स्टैग्नेंट डस्ट होता है, जी जो जी। पड़ा हुआ है कई महीनों तक के, कई हफ्तों तक, कई सालों तक भी, वो साफ सफाई ना हो तो उससे एलर्जी ज्यादा हो जाती है। अच्छा। उसके बाद हम खाने पीने की चीज़ों पे आ सकते हैं। खाने पीने की चीज़ें हमारी कुछ कुछ बहुत कॉमन है हमारे मुल्क में। दाल एलर्जी इंडिया में बहुत ही कॉमन है। दाल से एलर्जी होती दाल है? से एलर्जी होती है। चना दाल, तूर दाल, मसूर दाल, मूंग दाल, इनसे एलर्जी बहुत कॉमन है। फिर फिश, मछली से एलर्जी होती है। अच्छा। फिश, प्रॉन्स मतलब झींगे, क्रैब्स यानी खेकड़ा, इन चीज़ों से एलर्जी होती है। उसके बाद चॉकलेट। पहले मैंने जब इंग्लैंड से दोबारा यहाँ इंडिया आकर मैंने प्रैक्टिस शुरू की तो उस वक्त चॉकलेट हमारे लिस्ट में बहुत ही कम था एलर्जिक रिएक्शंस में। अब चॉकलेट मैं समझता हूँ दूसरे या तीसरे नंबर पर आ गया। इतनी कॉमन हो गई है ये चॉकलेट की लाइफस्टाइल की चेंज है इस मुल्क अच्छा में। अच्छा। जो चीजें हम नहीं खाते थे 1947 जब हमारा मुल्क आजाद हुआ, वो बहुत सारी चीजें हम वेस्टर्नाइज्ड हो गए हैं, बहुत सारी नई नई चीजें खाना शुरू कर दिए, तो अब चॉकलेट दूसरे या तीसरे नंबर पर आ गया है। तो ये चीजों के बाद फिर आते हैं पालतू जानवर, जैसे अच्छा। कुत्ता है, बिल्ली है, और उसके बाद प्लांट्स। अब प्लांट्स में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है पार्थीनियम प्लांट, जिसके बारे में मैंने कहा कि जी, कॉन्टैक्ट स्किन एलर्जी डर्मेटाइटिस, होती स्किन की है। एलर्जी होती है। स्किन की एलर्जी ऐसे होती है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के, इंसान का चेहरा ऐसे लगता है जैसे घोस्ट आ गया, भूत आ गया सामने। उनको देखने के साथ ही पता चल जाता है कि कांग्रेस ग्रास, उसको कांग्रेस ग्रास इसलिए कहते हैं
क्योंकि 1966 में जब कांग्रेस कन्वेंशन हुआ था पूना में, तो सबसे पहले वो एलर्जी कांग्रेस वालों को ही खुजली शुरू हो गई, तब पता चला कि ये कांग्रेस ग्रास है। अच्छा। ये प्लांट हमारे मुल्क में नहीं था, ये अमेरिका से जब व्हीट के शिप्स आए तो उसके साथ वो प्लांट आ गया। अच्छा। और हमारा मुल्क जो ट्रॉपिकल गर्म मुल्क है, ह्यूमिड मुल्क है, जी। तो बहुत अच्छी एक एटमॉस्फेयर मिल गया उसको, इस प्लांट एनवायरनमेंट के मिल लिए। गया, तो प्लांट सब सारे इंडिया में फैल गया है और उससे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो जाता है, चेहरे पे या स्किन पे एलर्जी होती है, उससे एस्थमा होता है, सांस की तकलीफ होती है, उससे एलर्जिक राइनाइटिस, बार बार सर्दी होती है। अच्छा। तो ये हमारे मुल्क की कॉमन चीजें हैं जिससे एलर्जिक रिएक्शन होती है। आई थिंक मे बी शिफा वांट्स टू ऐड अ फ्यू थिंग्स। I'll just say that Congress grass actually it's a weed, क्या जंगली घास है, अच्छा। तो it grows a lot. अच्छा, मतलब कहीं पर भी अगर वो Yes. चली जाए तो जी। बहुत जल्दी फैल जाती है, फैल जैसे जाती इंडिया में है। भी बहुत फैल गई है। अच्छा, तो शिफा, क्या ये भी पॉसिबल है, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं धूप में जाता हूँ तो मुझे एलर्जी होती है, तो क्या धूप से यानी सनलाइट से भी लोगों को एलर्जी होती है? हो सकती है। ओके। उसको हम लोग कहते हैं पॉलीमॉर्फिस लाइट इरप्शन। अच्छा। तो उससे जो भी सन एक्सपोज यानी जो धूप से एक्सपोज्ड एरियाज होते हैं, उसमें खुजली होना, जलन होना, लाल हो जाना, ये सब होता है। अच्छा। तो धूप से भी एलर्जी हो सकती है, लेकिन सबको हर चीज से एलर्जी नहीं होती नहीं है। होती है। तो डॉक्टर शिवा, इफ यू कुड एक्सप्लेन मोर कि हमें जो एलर्जी होती है वो हर किसी को क्यों नहीं होती है, कुछ कुछ लोगों को ही क्यों होती है? क्योंकि ये जो होता है उसको हम लोग हेरिडिटरी कहते हैं। अच्छा। जो जीन्स में आता है, जैसे मतलब जो विरासत पैदाइश कहते से हैं। आते जी, हैं, यानी ओके। आपके मदर या फादर को अगर है, या जो वालिद और वालिदा को है, तो ही आपको हो सकती है, ऐसे किसी को भी नहीं हो जाती है। अगर अच्छा। आपके जीन्स में है तो ही आपको एलर्जीज होगी, नहीं तो हर किसी को इसीलिए इसीलिए एलर्जीज नहीं नहीं होती होती है। है। अच्छा, तो डॉक्टर विकार, अगर आप और एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जीन्स में एलर्जी होती है, मगर अगर ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबल है कि अगर हमें जीन्स में एलर्जी ना हो, फैमिली में किसी को ना हो, मगर हमें कोई एलर्जी डेवलप हो जाए, इज दैट पॉसिबल? पॉसिबल बहुत ही कम केसेस में होता है। अच्छा। उसको हम जीन म्यूटेशन कहते हैं अच्छा। इंग्लिश में अच्छा। या मेडिकल लैंग्वेज में। लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है जो इन्होंने अभी कहा शिफा ने, कि हर एक को कुछ ना कुछ एलर्जी होती है। दिस इज जी। अ वेरी जी। रॉन्ग कॉन्सेप्ट। जी। ये बहुत ही जी। बड़ी गलत फहमी है और हमारा सबसे पहला काम हमारी क्लिनिक में होता है कि हम ये गलत फहमी दूर करें लोगों जी। की। जी। लोग कहते हैं हर एक को सबसे चीजों से एलर्जी होती है, नहीं, गलत बात है। मैंने अभी कहा, इन्होंने भी कहा, हमारे मुल्क में सिर्फ 30%, 30% लोगों को एलर्जी होती है, 70% लोगों को कोई नहीं भी होती चीज की है। एलर्जी नहीं है। अगर फैमिली में एलर्जी जीन है, या तो माँ बाप में, वालिद वालदा में, या उनके भाई बहन, या उनके माँ बाप, या उनके भाई बहनों के बच्चे, या उनके दूसरे बच्चे, ये किसी भी फैमिली ब्लड रिलेशन में अगर एलर्जी हो, तो चांसेस नेक्स्ट जनरेशन में आने का बहुत स्ट्रांग हो जाता है। अच्छा। उसमें भी ऐसा है कि सभी को नहीं पकड़ेगी एलर्जी, जी। किसी किसी को एट रैंडम जैसे सिलेक्शन हो जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट गलतफहमी जो हम दूर करना चाहेंगे। जी। दूसरी गलतफहमी जो एक इंग्लिश में एक कहावत है, एवरीथिंग अंडर द सन इंक्लूडिंग द सन कैन कॉज एलर्जी, ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। ओ, ये गलत फहमी है। बिल्कुल बड़ी गलतफहमी है। सूरज से, ये सन से एलर्जी होती है जो डॉक्टर शिफा ने अभी एक्सप्लेन किया, लेकिन उसके नीचे, सूरज के नीचे जितनी चीजें हैं, सभी से एलर्जी नहीं होती। नहीं होती है। इसमें मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा ऑडियंस को कि सिर्फ कोई प्रोटीन कंटेनिंग सब्सटेंस हो, अच्छा। उसी से एलर्जिक रिएक्शन होती, वो भी बहुत लिमिटेड है। जैसे हमारे क्लिनिक में हम टेस्ट करते हैं लगभग 90 चीजों से, वो उन 90 चीजों से हम टेस्ट करते हैं, 90 चीजों से जो हमारे मुल्क में एलर्जिक रिएक्शंस कॉमन क्रिएट करने में पाए गए हैं, ये अच्छा। रिसर्च से हमको पता चला। लेकिन हर एक चीज जो सूरज के नीचे है, जैसे पानी से एलर्जी नहीं हो सकती, सॉल्ट, नमक से एलर्जी नहीं होती, शुगर से एलर्जी नहीं होती, इन चीजों से एलर्जिक रिएक्शन इम्पॉसिबल है। मैं एक 2-3 एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसे लाखों करोड़ों चीजें जिनसे एलर्जी नहीं होती। हो सकती है। ये एलर्जेंस जिसको कहते हैं, जिससे एलर्जिक रिएक्शन होती, वो बहुत ही कम चीजें हैं या लिमिटेड नंबर ऑफ चीजें हैं। अच्छा, तो डॉक्टर विकार, आप बता रहे थे कि आप अपने क्लिनिक में टेस्ट करते हैं, जी। तो क्या ऐसे टेस्ट पॉसिबल है अगर हम बिल्कुल। जानना चाहें तो कि हमें एलर्जी है या नहीं? बिल्कुल। सबसे पहले जब पेशेंट हमारे क्लिनिक में चलकर आता है तो हम उसकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं। जी। बहुत सारे सवाल पूछते हैं उसको, भाई आपको क्या तकलीफ है, माँ बाप को तकलीफ है, रिश्तेदारों को है, किन चीजों से आपने पाई है। ये पूरी हिस्ट्री लेने के बाद हम एक अच्छे कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं कि या तो इसको एलर्जी है या बिल्कुल ही नहीं है। और बहुत सारे मरीज हमारे क्लिनिक में ऐसे आते हैं जिनको एलर्जी रहती ही नहीं है। अच्छा। है ही नहीं एलर्जी, सिर्फ वो सोच कर आए हैं कि भाई हमको एलर्जी है, क्योंकि उनमें गलत फहमी है कि सबको हर एक चीज, किसी चीज से एलर्जी होती।
उसके बाद हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, देखते हैं भाई कहाँ एलर्जी है, कहीं उसकी आंख में है एलर्जी, या नाक में है, या लंग्स में है, या फिर चमड़ी पर कोई प्रॉब्लम है। एग्जामिन करने के बाद हमारा जो हिस्ट्री से जो डायग्नोसिस हो गया है वो और नैरो डाउन, री इन्फोर्स हो जाता है। हमको पता चलता है हाँ भाई ये एलर्जी है और ये पॉसिबिलिटी है, इनको शायद एस्थमा है, इनको सर्दी है। उसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन पे आते हैं। सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन जो है एलर्जी ब्लड लेवल्स, अच्छा, IgE उसको कहते हैं। और अगर सांस की तकलीफ है, सर्दी है, आंख में कंजंक्टिवा में एलर्जी है, या स्किन पर है, तो एलर्जी के लेवल्स बढ़ जाते हैं। अच्छा, तो ब्लड टेस्ट में ही आपको पता ब्लड टेस्ट में हमको आइडिया आ जाती है, क्योंकि नॉर्मल लेवल 50 के नीचे यूनिट्स में होता है। अब हमारे पास कई मरीज आते हैं जिनका 1000 लेवल होता है, 1500 होता है, 2000 होता है, यानी सीवियर फॉर्म्स ऑफ एलर्जी हमारे यहाँ आते हैं। उसके बाद फिर हम एलर्जी का स्किन टेस्ट करते हैं। अब एक बात मैं यहाँ पक्का क्लैरिफाई कर दूं कि यहाँ हमारे मुल्क में कई लेबोरेटरीज एडवर्टाइज करती है कि आप हमारे पास आ जाओ, चमड़ी पर क्यों दर्द हो, टेस्ट नहीं करते। हम एक ब्लड सैंपल लेते हैं, एलर्जी ब्लड लेवल पता करते हैं, वो टेस्ट गलत है। अच्छा। वो इसलिए गलत है क्योंकि सबसे पहले इंडियन एलर्जेंस अवेलेबल नहीं है। जो हम सांस लेते हैं, जो हम खाते पीते हैं, किसी को जर्मनी या अमेरिका से या इंग्लैंड से एलर्जेंस मंगाकर ब्लड टेस्ट कर देना गलत बात है, क्योंकि ना तो हम इंग्लैंड में सांस लेते हैं, ना ही हम जर्मनी में, हम तो हिंदुस्तान में बैठे हुए, इंडिया में बैठे हुए हैं। तो यहाँ के एलर्जेंस से ब्लड टेस्ट होना चाहिए, वो अवेलेबल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये रिलायबल टेस्ट नहीं है। अच्छा। क्योंकि हमने कई बार देखा है कि जब ब्लड टेस्ट रिपीट होता है तो इसके चेंज हो जाते हैं एलर्जेंस, मतलब पहले अलग और बाद में अलग, पहले अलग बाद में अलग, रिपोर्ट ही कुछ उल्टी आ जाती है। अब ऐसा है कि स्किन पर जो हम टेस्ट करते हैं वो बहुत रिलायबल टेस्ट है। अगर अच्छा ट्रेंड एलर्जिस्ट है, जिसको ट्रेनिंग मिली हुई है, एलर्जी का बैकग्राउंड है, एलर्जी की मालूमात है, तो वो टेस्ट बहुत ही रिलायबल है। उससे हमको एक पता चल जाता है कि भाई इन खाने पीने की चीजों से परहेज करना है, ये धूल से है, धूल बहुत कॉमन है, कीड़ों से है, जैसे इंसेक्ट्स हैं, कॉकरोच, मच्छर, मक्खी, इन चीजों से। वो एक बार पता चल गया तो उसके बाद हम आगे का ट्रीटमेंट, यानी परहेज, एक ट्रीटमेंट हो गया। सबसे पहला ट्रीटमेंट परहेज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका लिस्ट हम बना के देते हैं। नंबर 2 ट्रीटमेंट है दवाइयां, अलग अलग किस्म की दवाइयां होती है। और नंबर 3 है वैक्सीन्स, जो एलर्जी के टीके बनते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एलर्जी को करीब करीब क्योर पे ले जाने के लिए, क्योंकि ये गलत फहमी है कि हमारे पास एलर्जी का इलाज ही नहीं जी, हमारे पास बहुत अच्छा इलाज है। मॉडर्न जमाने में एलर्जी का ट्रीटमेंट होता है, कई मरीज अच्छे हो जाते हैं, हमको निराश या हताश होने की जरूरत नहीं है। बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट होता है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। तो ये हमारे अलग अलग ट्रीटमेंट्स होते हैं। तो नाजरीन, जैसे कि आपने सुना, एलर्जीज जिसको हमने एक बहुत बड़ी बीमारी सोच के रखी थी कि इसका कोई इलाज नहीं है, आज मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ चुका है कि अगर आप सही डॉक्टर के पास जाएं तो वो आपको यकीनन बता सकते हैं कि आपको एलर्जी है या इन्फेक्शन है या कोई और बीमारी है। और अगर आपको एलर्जी साबित भी होता है तो डेफिनेटली उसका इलाज है। आप सही डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको इसका इलाज सही तरीके से मिल सकेगा। तो डॉक्टर शिफा, अगर आप हमें थोड़ा इसके ट्रीटमेंट के बारे में, इलाज के बारे में और थोड़ा बता सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर विकार बता रहे थे, तो एक बार अगर डायग्नोस हो गया कि अगर किसी इंसान को एलर्जी है तो सबसे पहले आप उसे क्या एडवाइस करेंगे? जैसे उन्होंने बताया कि 3 चीजें होती है, एक तो होता है अवॉइडेंस, दूसरा होता है जो दवाइयाँ, और तीसरा होता है वैक्सीन्स। सो अवॉइडेंस तो जैसे एलर्जी टेस्ट का जो रिपोर्ट आता है, जो हम लोग स्किन पे करते हैं, उसके हिसाब से हर पेशेंट के लिए अलग अवॉइडेंस लिस्ट बनती है। जो उस पेशेंट के लिए स्पेसिफिक होती है, मतलब जो टेस्ट पॉजिटिव आया उस चीज को उस हिसाब से। सो अगर किसी पेशेंट को धूल से एलर्जी है तो उसको धूल अवॉइड करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, उसका पूरा लिस्ट मिल जाता है। जैसे उसके घर में कोई चेंजेस करने हो या उसको जैसे अवॉइडेंस करना हो, तो उस पेशेंट का वो लिस्ट स्पेसिफिक उसी के लिए होता है। जैसे खाने पीने से अगर कोई एलर्जी है तो जिस खाने से एलर्जी है उसको कैसे अवॉइड करना है। जैसे पेट्स होंगे तो ये सारी लिस्ट उनको बना के दी जाती है जो उनके लिए स्पेसिफिक होती है, तो उस पेशेंट को उसको वैसे वो फॉलो करना होता है। फिर दूसरा दवाइयाँ होती है, तो हमारे क्लिनिक में हम लोग टैबलेट्स, सिरप्स, इंजेक्शंस ये सब नहीं देते। हमारी दवाइयाँ बहुत अलग तरह की होती है। एंड थिंक यू कैन एलैबोरेट ऑन दैट। यस, टैबलेट्स हम देते हैं, कुछ लोगों को देते हैं, बहुत ज्यादा लोगों को नहीं देते हैं। जैसे स्किन की एलर्जी हो तो टैबलेट्स, लेकिन जो आंख, नाक और सांस की एलर्जी होती है तो उनमें हम या तो ड्रॉप्स देते हैं आंख के, नेजल स्प्रेज देते हैं, और इनहेलर्स देते हैं, जो सांस के अंदर जाने वाली दवाइयाँ।
यहाँ पे कुछ गलतफहमियां मैं दूर करूंगा। हमारे मुल्क में जो मैं इंग्लैंड में, और इवन शिफा भी जब इंग्लैंड में थी, तब हम लोगों को कभी भी ये सवाल किसी ब्रिटिशर ने नहीं पूछा, ना ही मुझे आज तक किसी अमेरिकन ने पूछा। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी हमारे मुल्क में है कि हम नाक के स्प्रे या इनहेलर्स ले ले अस्थमा के लिए, उससे शराब की तरह आदत हो जाती है। कॉमन लैंग्वेज होती है हमारे दवाखाने में, लोग आके यही कहते हैं, या तो उससे फेफड़ा सूख जाता है, या तो उससे जो है लंग्स खत्म हो जाते हैं, नाक खत्म हो जाती है। ये एक बहुत ही कुछ इसका लॉजिक नहीं है, ये बेकार सी बात है। ये नाक के स्प्रे और इनहेलर्स अस्थमा के लिए जो दिए जाते हैं, ये बहुत ही सेफ दवाई है। सही तरीके से अगर लिया जाए, सही दवाई अगर डॉक्टर ने दी है, तो इसका डोज इतना कम होता है, माइक्रोग्राम्स में डोज होता है, तो इससे बुरा असर तो बहुत ही हार्डली कोई चांस है कि इससे बुरा मिलीग्राम से भी कम डोज में वो पेशेंट 1000 माइक्रोग्राम का 1 मिलीग्राम होता है। यानी आप सोच सकते हैं कितना कम डोज जाता है बॉडी में। तो ये इसमें एक और चीज होती है, हम लोग यूज करते हैं स्टीरॉयड नाम की दवाई जी। आंख के एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस में बहुत कम लोगों को स्टीरॉयड दिया जाता है, लेकिन नाक में और सांस की नाली में ज्यादा दिया जाता है स्टीरॉयड। ये एक सवाल कई लोग आके पूछते हैं, डॉक्टर साहब आपने स्टीरॉयड दे दिया। भाई स्टीरॉयड मैं समझाऊं, हमारी खुद की बॉडी में है जी। हमारे किडनी के ऊपर 2 एड्रिनल ग्लैंड्स है जो हर सेकंड हमारे बॉडी में ब्लड में स्टीरॉयड देते हैं। वो हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, उसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। किसी को पसंद नहीं है, चलिए हम वो एड्रिनल ग्लैंड्स निकाल कर फेंक देते हैं, वो उसी वक्त इंसान खत्म हो जाएगा। तो ये स्टीरॉयड्स कोई बुरी चीजें नहीं है, इसमें फिर भी अगर माइक्रोग्राम में अगर डोज हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये एक बड़ा मसला है जिसको हम लोग हर रोज इस मसले से हम जूझते रहते हैं जी जी। हमारा काफी वक्त निकल जाता है क्लिनिक में लोगों को एक्सप्लेन करने में। एक और चीज है, इन्होंने अवॉइडेंस के बारे में कहा, तो मैं ये भी कहूंगा कि कुछ डॉक्टर्स कहते हैं भैया ऐसा करो, तुम बंबई छोड़ दो, भाई आप पूना चले जाइए, या आप नागपुर चले जाइए, या आप दिल्ली चले जाइए। एलर्जी के ट्रीटमेंट में हमारा घर बार सब छोड़कर, काम जो भी है छोड़कर किसी और शहर में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट मौजूद है। और जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जैसे लोग कहते हैं कि बंबई में ह्यूमिडिटी है इस वजह से एलर्जी ज्यादा होती है, ये एक बहुत ही गलत बात है। इस सिटी में, इस शहर में कम एलर्जी है। अच्छा, इंडिया में सबसे ज्यादा एलर्जी अगर इंसिडेंस जो हमारे पास लोग आते हैं वो है एक बहुत ही सूखे स्टेट में, राजस्थान। अच्छा, वहां से बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं। तो अब अगर राजस्थान में ह्यूमिडिटी नहीं है और सूखा स्टेट है, तो वहां पे एलर्जी कैसे पैदा हुई? जैसे डॉक्टर शिफा ने कहा, ये तो हेरिडिटरी बीमारी है, ये तो विरासत में आती है, जीन्स में आती है, तो इसका ह्यूमिडिटी से और सूखेपन से, गीलेपन से कोई मतलब नहीं है। बल्कि उल्टा मुंबई शहर तो काफी साफ है, क्योंकि हमारे बाजू में अरब महासागर है, अरेबियन सी है, तो जितने हमारे पोल्यूशन है वो सभी खा जाता है। लेकिन ह्यूमिडिटी से एलर्जी का कोई ताल्लुक नहीं है। और तीसरा जो ट्रीटमेंट इन्होंने कहा वो है वैक्सीन्स। एलर्जी वैक्सीन्स एक बहुत ही जबरदस्त नई इजाद हुई इंग्लैंड में, ये करीब 100 साल पहले शुरू हुआ। अच्छा, उसी अस्पताल में हुआ, सेंट मैरीज हॉस्पिटल लंदन, जहां मैंने काम किया जी। वहां पर 1911 में 104 साल पहले लियोनार्ड नून नाम के ब्रिटिश साइंटिस्ट ने उसको निकाला, ढूंढा, उसको इजाद किया। पहले जमाने में वो इंजेक्टेबल थे। मैं जब इंग्लैंड से वापस आया तो मैंने कई लोगों को इंजेक्शंस दिए एलर्जी के, वैक्सीन्स के। वो अब एक पीरियड था, वो खत्म हो गया। लगभग 2004 में हमारे मुल्क में एक नया टेक्नोलॉजी आ गया वैक्सीन्स का, वो है सबलिंगुअल। अच्छा, मतलब जबान के नीचे ड्रॉप्स डालते हैं, और ये यूरोपियन टेक्नोलॉजी है जो हमारे यहाँ आया। अब यूरोप में तो बहुत ही फैल गया ये टेक्नोलॉजी। पहले जमाने में जो इंजेक्शन था उसको सबक्यूटेनियस इम्यूनोथेरेपी कहते थे, मतलब जो स्किन वैक्सीन्स का नाम है मेडिकल साइंस में इम्यूनोथेरेपी। अच्छा, तो पहले सबक्यूटेनियस इम्यूनोथेरेपी था, अब सबलिंगुअल, यानी जबान के नीचे ड्रॉप्स हैं। अच्छा, और अब हम लोग तो सिर्फ सबलिंगुअल ही देते हैं। सबक्यूटेनियस करीब करीब पिछले, मैं समझता हूँ 11 साल से हम लोग ने लगभग बंद कर दिया। और ये तो बहुत ही सेफ ट्रीटमेंट है। कोई कह सकता था कि शायद इंजेक्शन वाली जो वैक्सीन है उनसे शायद कोई रिएक्शन पॉसिबल है, लेकिन सबलिंगुअल तो पेशेंट खुद लेता है, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होती है। और ये वैक्सीन में ये भी समझाऊं कि ये उन्हीं चीजों से बनाया जाता है जिनसे पेशेंट को एलर्जी है। तो जैसे हम वैक्सीन्स का फॉर्मूला बनाते हैं क्लिनिक में एलर्जी स्किन टेस्ट के रिजल्ट्स के बाद, वो फॉर्मूला पेशेंट्स को देते हैं। पेशेंट पैसे भेजता है कंपनी में, और कंपनी वैक्सीन बनाकर, उसको लगभग 1 महीना लगता है उसको वैक्सीन घर पर आने,
उनको 24 घंटे फ्रिज में रखना पड़ता है, और फिर हम पेशेंट जब आता है तो उसको सिखाते हैं किस तरीके से लेना है। डॉक्टर के पास बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं, सुबह खाली पेट बगैर कुछ खाए पिए निहार मुंह वो वैक्सीन जबान के नीचे डाला जाता है, और उससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं। जैसे हम लोगों ने हमारी क्लिनिक में जो स्टडी की कुछ साल पहले जापानीज जर्नल में पब्लिश हुआ था कि कंप्यूटराइज प्रोजेक्शन था कि अगर 5 साल का वैक्सीन हम कंटिन्यूस ले तो उसके बाद लगभग 27 साल तक उसका बेनिफिट मिलता है। तो अगर समझो 15-20 साल का 10 साल का बच्चा आ जाए और उसको अगर 30 साल तक हमने बेनिफिट दे दिया तो 60 साल के बाद तो शायद वो किसी और डॉक्टर के पास चले जाएगा, शायद मेरे पास रहेगा भी नहीं। तो नाज़रीन, आपने सुना कि एलर्जीज जो है उसका इलाज इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। इतने मिसकंसेप्शंस आज यहाँ पर क्लियर हो गए हैं कि अगर ये इतना सिंपल है कि आपको इंजेक्शन भी अब लेने की जरूरत नहीं है, जबान के नीचे दवाई रख के भी आपको 60 साल की उम्र तक अगर हम देखा जाए तो कम से कम ऐसा आपको इलाज हो सकता है, और आगे जाके भी आपको उसका ज्यादा नुकसान नहीं होगा। डॉक्टर शिफा, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगी वैक्सीन के बारे में? जी, जो वैक्सीन्स थे सबक्यूटेनियस, जो पहले जो इंजेक्शंस और अब जो सबलिंगुअल हैं जो जबान के नीचे ड्रॉप्स होते हैं, मैं ये कहना चाहूंगी कि ये एक्सट्रीमली सेफ होते हैं। अच्छा। ये इतने सेफ हैं कि इवन प्रेग्नेंट लेडीज इनको ले सकते हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। अच्छा। और ये हमने हमारे क्लिनिक में ही दोनों पर स्टडी की थी, सबक्यूटेनियस भी और सबलिंगुअल भी, कि ये प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी सेफ है, इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो अगर किसी का ये कंसर्न होता है कि हम ट्रीटमेंट कैसे जारी रखें प्रेगनेंसी के दौरान, तो ये बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा, ऑनलाइन एस्टिमेट अगर हम जानना चाहें तो इनका कितने एक्सपेंसिव होते हैं ये वैक्सीन अगर हम लेना चाहें तो? इसके बारे में मैं कहूं कि जो वैक्सीन होते हैं इनका लाखों की कीमत नहीं होती जी, लाखों में नहीं जाती कीमत। इसमें कुछ लोगों को 1500, 2000, 2500 6 महीने में खर्च होता है। ओह यस, तो यानी इसका मतलब 200 से 300 रुपया महीने का कॉस्ट है वैक्सीन का। अच्छा, तो जो हम हमारी आवाम सोचती है कि एलर्जी डॉक्टर के पास जाना मतलब बहुत ज्यादा, क्योंकि सुपर स्पेशलिटी है तो बहुत लाखों खर्च हो जाते हैं, हजारों खर्च होते हैं, तो ये भी सच नहीं है। जी नहीं, जी नहीं। तो नाजरीन, आपने देखा कि एलर्जी बीमारी के बारे में हमने जितना बड़ा सोचा था वो एक्चुअली उतनी बड़ी बीमारी है भी नहीं। उसका इलाज अगर सही तरीके से हो सके तो उसका इलाज सस्ता भी हो सकता है और किफ़ायती भी होता है, यानी आपको आपकी बीमारी से निजात भी मिल सकती है, आराम भी मिल सकती है और आपकी जेब ज़्यादा हल्की भी नहीं होगी। नाजरीन, इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। एक मुलाकात डॉक्टर के साथ पर बने रहिए चैनल विन पर। नाज़रीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एक मुलाकात डॉक्टर के साथ, और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शिफा शेख और डॉक्टर विकास शेख जो एलर्जी और एस्थमा स्पेशलिस्ट है। अभी हम उनसे पूछेंगे आपके भेजे हुए सवाल। सो कैन वी हैव द फर्स्ट ऑडियंस क्वेश्चंस प्लीज? हम बोल रहे हैं नमशा खान। हमारा सवाल है कि हमारे बच्चे को बहुत ज्यादा सर्दी होती है एलर्जी की वजह से, तो उसका क्या इलाज है? डॉक्टर विकार, फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम शमसा खान। ये हमारी एक व्यूअर है और वो जानना चाहती है कि उनके बच्चे को एलर्जी की वजह से सर्दी होती रहती है, तो वो उसका इलाज जानना चाहती है सर। जी, जैसे मैंने पहले कहा कि सर्दी होना, एलर्जिक राइनाइटिस जिसको कहते हैं, सबसे कॉमन एलर्जी की बीमारी है। हमारे मुल्क में अगर 100 लोग हैं एलर्जी के तो उसमें 55%, 55% लोगों को ये एलर्जिक राइनाइटिस सर्दी होती है। अगर ये बच्चा 6 साल से ज़्यादा है तो हम उसका एलर्जी टेस्ट करते हैं, उसके लिए हम वैक्सीन्स बनवा सकते हैं। ये वैक्सीन्स और टेस्ट हम 6 साल के नीचे के बच्चों को नहीं करते, और कानूनी वैक्सीन्स भी 6 साल के नीचे के बच्चे को अलाउड नहीं है। उसके बाद फिर हम हमारा पूरा प्रोसीजर करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं एलर्जी लेवल पता करने के लिए, हम एलर्जी के स्किन टेस्ट करते हैं स्किन पर किस चीज से एलर्जी। जी हाँ, फिर उसके बाद उसको दवाइयाँ देते हैं। ज़्यादातर जो है इसको नेज़ल स्प्रे, नाक के स्प्रे मिलेंगे, हम तो गोलियाँ, कैप्सूल, सिरप, इंजेक्शन नहीं देते, और वैक्सीन भी मंगवाते हैं। इसमें इन्होंने जो एक क्लैरिफिकेशन करना चाहेंगे ये डॉक्टर शिफा इसके ब्लड टेस्ट के बारे में, तो मैं उन्हीं से कहूँगा कि वो ब्लड टेस्ट के बारे में कुछ कहें। ये होता है कि काफी लोगों को एलर्जी नहीं होती है, लेकिन डॉक्टर्स के पास जब जाते हैं जो नॉन स्पेशलिस्ट होते हैं वो उनको ब्लड टेस्ट के लिए भेज देते हैं, और क्योंकि वो टेस्ट रिलायबल नहीं होते, उनको काफी सारी चीजों की एलर्जी आ जाती है। तो ये एक गलत चीज है, क्योंकि वो एलर्जी पेशेंट्स नहीं है तो ब्लड टेस्ट ऐसे ही बिना स्पेशलिस्ट को देखकर ना करवाएं। अच्छा, हमेशा पहले स्पेशलिस्ट के पास जाएं, जो हिस्ट्री होती है, जो एग्जामिनेशन होता है, टेस्ट होता है,
उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू करें। तो डॉक्टर शिफा, जैसे आपने कहा आप लोग पहले पेशेंट की पूरी डिटेल में हिस्ट्री लेते हैं और उसके बाद ही आप टेस्ट कराते हैं जी। तो किसी जनरल डॉक्टर को अगर डिफरेंशिएट करना हो कि एलर्जी है या इन्फेक्शन है तो वो किस तरीके से कर सकते हैं? अगर किसी पेशेंट को बार बार सर्दी हो, जैसे कि महीने में 3 बार 4 बार कंटिन्यूअसली, जो सुबह सुबह उठने पर ज्यादा छींके आए, अच्छा आंख हमेशा जलन होती रहे, पानी बहता रहे, नाक हमेशा ही बंद रहे, अच्छा तब ये एलर्जी है। किसी को महीने 2 महीने में एक बार कभी सर्दी हो जाए, वो नॉर्मल कॉमन वायरल कोल्ड होता है। अच्छा तो दैट्स वो एक डिफरेंशिएट करने के लिए डॉक्टर्स यूज कर सकते हैं। अच्छा, मगर ये एकदम गलत बात है अगर हम डायरेक्ट ब्लड टेस्ट के लिए भेज जी, दें बिल्कुल। और उसके बाद हम जी। डायग्नोस करें कि ये एलर्जी है। जी। एक और इम्पोर्टेंट डिफरेंशिएटिंग फीचर जो फर्क है एलर्जी और इन्फेक्शन में, बुखार। जी फीवर एलर्जी का हिस्सा कभी भी नहीं होती। अच्छा हमारे पास लोग आते हैं, भाई हमको बार बार बुखार आती है, तो हम कहते हैं देखो भैया ये एलर्जी इन्फेक्शन है, ये शायद एलर्जी नहीं है, इसके लिए इन्फेक्शन की तलाश करें। अच्छा इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं कहूँ हमारे मुल्क में कि लोगों को खांसी होती है रात को, खास तौर पर वो या तो एलर्जिक कॉफ है सर्दी की वजह से या एस्थमा की वजह से, सबसे पहले जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो भेज देते हैं मांटू टेस्ट के लिए, कहते हैं शायद आपको टीबी टीबी है। है। मांटू टेस्ट हमारे पूरे मुल्क में मेजॉरिटी लोगों को पॉजिटिव है, क्योंकि हमको कभी ना कभी एक छोटा सा इन्फेक्शन टीबी का हुआ है। मांटू टेस्ट पॉजिटिव का मतलब नहीं है कि मुझे टीबी है, शायद मेरा भी मांटू पॉजिटिव है क्योंकि शायद मुझे बचपन में टीबी का एक्सपोजर हो चुका है जो मुझे टीबी नहीं हुई, लेकिन मेरे जो इम्यून सिस्टम ने उसको खत्म कर दिया। कुछ लोग हैं जो बाहर रहने वाले हैं, जैसे कि अमेरिका से इंडिया में आ गए, यूरोप से आ गए, उन लोगों को शायद मांटू पॉजिटिव नहीं होगा क्योंकि वो इंडिया में पैदा नहीं हुए। टीबी से लेकिन हमारे मुल्क में कई लोगों को मांटू अब उसमें पॉजिटिव आ गया एक बार तो फिर वो कहते हैं टीबी है। उसके बाद बेचारे बच्चे को या उस नौजवान को 6 महीने 9 महीने 1 साल टीबी का ट्रीटमेंट मिल रहा है। नहीं जी, आप ढूंढिए, तलाश कीजिए, उसको नाक की एलर्जी है उसकी वजह से उसको खांसी हो रही है, एस्थमा है उसकी वजह से खांसी हो रही है। तो इसका डायग्नोसिस करना बहुत जरूरी, ना कि सीधे छलांग लगाकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दें। जी तो शमशा खान जी, अगर आपको यकीन है कि आपके बच्चे को एलर्जी की वजह से सर्दी हो रही है तो पहले उसे आप कंफर्म करें एक एलर्जी स्पेशलिस्ट के पास ले जाकर, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर किसी डॉक्टर ने टेस्ट करा के, ब्लड टेस्ट करा के या ऐसे ही देखकर बता दिया है कि एलर्जी की वजह से सर्दी हो तो उसे एलर्जी की वजह से सर्दी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो आप पहले एलर्जी स्पेशलिस्ट के पास जाइए, वही आपको सही तरीके से बता सकेंगे कि उनको जो सर्दी है वो एलर्जी की वजह से है या कोई और कारण है। और अगर उनका वजूहात कुछ और है तो आप उसका इलाज कराएं, और अगर एलर्जी ही है उसका कारण है, उसकी वजूहात है, तो सिंपल नेजल स्प्रे हो सकता है, वैक्सीन हो सकता है, उससे आप उसका इलाज करा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। जी, मेरा नाम हैदर है और मैं दिल्ली ओखला से बोल रहा हूँ। मेरे शरीर में बदन पे एलर्जी हो जाती है, पिट्ठी जैसे लाल लाल निशान, और ये तकरीबन 1.5 साल से है। मैं बहुत परेशान हूँ इस चीज से, तो मैं डॉक्टर साहब से इसके बारे में कुछ जानना चाहता था। अस्सलाम वालेकुम। सर, ये हमारे ऑडियंस में से क्वेश्चन आया, हैदर नाम है उनका, दिल्ली से है वो, और वो कह रहे हैं कि पिछले 1.5 साल से उनके स्किन पर एलर्जी हो रही है। आई थिंक वो बोलना चाहते हैं कि स्किन पर छट्टे आते हैं, तो उसका वो इलाज चाहते हैं सर। इस बीमारी का नाम है एलर्जिक अर्टिकेरिया। अच्छा, इसका मतलब ये होता है कि किसी चीज के बॉडी में जाने से वो रिएक्शन पैदा हो रहा है, लाल लाल चप्पे हो जाते हैं जी। जिसको हम निशान, गोल गोल निशान आ जाता है बॉडी पर, या तो होंठ पर सूजन आती है, आंख पर सूजन आती है। वो इसका अर्टिकेरिया का एक भाई है जिसको हम एंजियोइडीमा कहते हैं। अच्छा, और ये अर्टिकेरिया एंजियोइडीमा काफी कॉमन बीमारी है एलर्जिक रिएक्शन की। ये हमारे मुल्क में लगभग 10 से 12% लोगों को होती है। अगर 100 पेशेंट एलर्जी के हो तो 10 से 12 लोगों को अर्टिकेरिया एंजियोइडीमा होता है। और ये बीमारी में भी हम लोगों को एलर्जी टेस्ट करके पता चलता है किस चीज से हो रही है। इसमें मैं एक और चीज बता दूं आपको कि अर्टिकेरिया हमेशा जो जिस तरीके से आता है वो एलर्जी नहीं होती। अच्छा। एक और बीमारी है जिसका नाम डर्मोग्राफिज्म है, और लोग उसको एक गलत फहमी होती है कि शायद ये एलर्जी है। इसमें अगर किसी चीज का टच हो जाए, जैसे किसी ने किसी को तमाचा भी लगा दिया तो 5 उंगलियां आ गई सूजकर, या कुछ एक स्क्रैच हो गया तो लाइन आ गई, और अगर हम चाहें तो उनके हाथों पर उनका नाम, टेलीफोन नंबर, एड्रेस सब कुछ लिख सकते हैं। बल्कि पुराने जमाने में, बादशाहों के जमाने में तो पीछे लेटर लिखकर ऐसे लोगों को ढूंढते थे, तलाश करते थे और उनको छोड़ देते थे। अच्छा। तो आप
पीछे देखो तो पीठ पर लेटर लिखा हुआ है, खत लिखा हुआ है। तो ये हमको इसमें जो है फर्क पता करना पड़ता है कि भाई ये सचमुच एलर्जिक अर्टिकेरिया है, एंजियोइडिमा है, या ये डर्मोग्राफिज्म है। डर्मोग्राफिज्म का इलाज हम लोग बड़े आसानी से टैबलेट से या कोई दूसरे दवाइयों से कर लेते हैं, लेकिन अगर एलर्जिक अर्टिकेरिया है तो उसके लिए ब्लड टेस्ट, एलर्जी टेस्ट, ये सारी चीजें हमको करना पड़ता है। एलर्जी टेस्ट के बाद ही पता चलता है क्या परहेज और क्या दवाइयाँ देनी है। तो हैदर जी, अगर आपको यकीन है कि आपको एलर्जी ही है तो एक एलर्जी स्पेशलिस्ट के पास जाइए। वो कंफर्म करेंगे, आपको टेस्ट द्वारा आपको बताएंगे कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है, और उस हिसाब से आपको बताया जाएगा कि आपको क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। अगर आपको कोई वैक्सीन होती है तो आपको वैक्सीन लेकर आप उसका इलाज कर सकते हैं। ये डॉक्टर के पास जाना इसके लिए ज़रूरी है बिकॉज हो सकता है ये एलर्जी ना हो, डर्मोग्राफिज्म हो, जो दूसरी बीमारी होती है, और उसका इलाज अलग होता है। वो आप टैबलेट द्वारा आप टैबलेट लेकर उसका इलाज कर सकते हैं। आई होप आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मेरा नाम शाहीन हसन है। मुझे आपसे ये कहना है, मैं लखनऊ से बोल रही हूँ कि मुझे बहुत साल से एलर्जी है, नोज एलर्जी, तो मैं क्या करूँ? मुझे बहुत हमेशा रहता है, चाहे गर्मी हो या जाड़ा हो, हमेशा ही मुझे प्रॉब्लम रहता है। एक मुलाकात डॉक्टर के साथ आप मुझे ये उपाय बताइए कि क्या करें हम। डॉक्टर शिफा, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम शाहीन जो लखनऊ से हैं। वो कहती हैं कि उन्हें हर महीने में, हर मौसम में उन्हें सर्दी रहती है, और वो कहती है कि बहुत सालों से एलर्जी से वो डील कर रही हैं। तो उसके लिए वो आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे उन्हें? जी, जैसे पहले बताया कि जो एलर्जिक राइनाइटिस है, जो नाक की एलर्जी है, तो उसका ट्रीटमेंट तो वही रहेगा, लेकिन सिर्फ एक चीज़ मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि उन्होंने कहा कि चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, उनकी नाक हमेशा बहती है। तो ये जो एलर्जीज है उनका मौसम से कोई कनेक्शन नहीं है। अच्छा, कोई ताल्लुक नहीं। जैसे बताया कि ये जीन्स में आती है, तो जिसके जीन्स हैं उसे किसी भी मौसम में, किसी भी एनवायरनमेंट में एलर्जी हो सकती है। तो सीजन और एलर्जी का कोई कनेक्शन नहीं है। इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि सीजन का कनेक्शन हमारे मुल्क में नहीं है। जैसे कि इंग्लैंड या अमेरिका में क्लियर सीजन्स होते हैं। अच्छा। जैसे विंटर, समर, स्प्रिंग, ऑटम। हमारे मुल्क में करीब करीब क्लाइमेट जो है बिल्कुल सेम टाइप का रहता है। हमारा ट्रॉपिकल कंट्री है, बराबर। और हमारे यहाँ पे सीजनल एलर्जी बहुत ही कम पाई जाती है। हमारा जो मेजॉरिटी एलर्जिक रिएक्शन हमारे मुल्क में, उसको हम पेरेनियल कहते हैं, मतलब हर यानी कि पूरे साल भर इनको एलर्जी होगी। और ये जो कहते हैं कि सीजन की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल सही है। अच्छा। इनको पेरेनियल एलर्जी है जी, मतलब पूरे साल उन्हें एलर्जी लगी रहती है। ये इनको जो प्रॉब्लम नजर आ रहा है हमको, ये सालों साल इनको उसी तरीके से, गर्मी का सीजन हो, ठंडी हो, जो भी सीजन हो, बारिश हो, उनको वैसे ही एलर्जी रहेगी। तो शाहीन जी, इलाज के बारे में तो जैसे हमने पहले ही शो पर कहा था, अगर आपको यकीन है आपको एलर्जी है, आप किसी एलर्जी स्पेशलिस्ट के पास जाइए। वो टेस्ट करके आपको बताएंगे आपको किस चीज़ से एलर्जी है। और ये ध्यान में रखिए कि आपको जो एलर्जी हो पूरे साल रहती है, क्योंकि वो आपके जीन्स में यानी आपकी विरासत में आई है। तो मौसम का उससे वैसे कोई लेना देना नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं बॉम्बे से बोल रही हूँ। मुझे जानना था कि डॉक्टर से पूछना था कि रिंगवर्म होता है स्किन पे, वो एलर्जी है या कोई बीमारी है, और उसके लिए क्या करना चाहिए, और घर में हम क्या कर सकते हैं? खुदा हाफिज। डॉक्टर विकार, आपसे ये क्वेश्चन हम जानना चाहेंगे। बॉम्बे से एक हमारी व्यूअर हैं, वो कहती है कि उनको स्किन पे रिंगवर्म होता है, तो वो जानना चाहती है क्या ये एलर्जी है, और कुछ घरेलू नुस्खा चाहती है वो। जी, रिंगवर्म जिसको हम टीनिया इन्फेक्शन कहते हैं मेडिकल साइंस में, ये एलर्जिक रिएक्शन नहीं है, ये एक फंगल इन्फेक्शन है। अच्छा। और फंगस जो है, जिसको हम अंग्रेजी में यूबिक्विटस कहते हैं, यानी हर जगह मौजूद है, हवा में है। तो वो फंगस आकर एक बार ऐसी स्किन पे बैठ जाए जहां पे गीलापन है या हिडन एरियाज हैं, तो कुछ कुछ जगहों पे, जैसे बगल में या गर्दन में, और दूसरी बहुत सारी जगहों पर, जांघों में, तो वहां पर ये खुजली होती है, काले दाग हो जाते हैं, और वो गोल गोल लाल लाल चप्पे जो काले हो जाते हैं, उसको हम रिंगवर्म कहते हैं। इसका एलर्जी से कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक फंगल इन्फेक्शन है। इसकी टैबलेट्स, एंटी फंगल टैबलेट्स और एंटी फंगल क्रीम्स और एंटी फंगल पाउडर्स, सभी चीजें मार्केट में अवेलेबल है। कोई भी किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएं, एक बार आइडेंटिफाई हो गया रिंगवर्म है, तो उसका एलर्जी से कोई ताल्लुक नहीं है, डॉक्टर इजीली उसका ट्रीटमेंट कर देंगे। अच्छा। तो नाजरीन, रिंगवर्म जो है वो एलर्जी नहीं है, वो एक स्किन का इन्फेक्शन है,
और इसका इलाज भी बहुत सिंपल है। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको एंटी फंगल क्रीम या फिर पाउडर या फिर टैबलेट्स देकर उसका इलाज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम शबनम अंसारी है, मैं मुजफ्फरनगर से बोल रही हूँ। मेरा एक बेटा है 15 साल का, उसको नजला रहता है हर वक्त, बहुत ज्यादा इलाज करा लिया, कोई आराम नहीं लगा। आप बता सकते हैं उसको क्या कराएं जो उसका नजला ठीक हो जाए? हर वक्त उसकी नाक ब्लॉक रहती है, खुलती नहीं है बिल्कुल भी। डॉक्टर शिफा, हमारी व्यूअर हैं शबनम, बॉम्बे से हैं, वो जानना चाहती हैं कि उनके 15 साल के बेटे को हमेशा जुकाम लगा रहता है, नज़ला जैसे वो बता रही थी, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी? ट्रीटमेंट तो खैर वैसे बता दिया था, क्योंकि हमने जैसे बताया कि 55% लोगों को नाक की एलर्जी होती है, तो आई थिंक आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस वही होंगे। एक चीज सिर्फ मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि बहुत सारे डॉक्टर्स जब छोटे बच्चे उनके पास जाते हैं जिनको एलर्जीज होती है, पेरेंट्स को ये बताते हैं कि आप कुछ मत कीजिए, जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे तो अपने आप इनकी एलर्जी चली जाएगी। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि बच्चों की एलर्जी जाती नहीं है, वो और वर्स हो सकती बढ़ जाती है। जैसे इंग्लिश में कहते हैं, दे डोंट ग्रो आउट ऑफ एलर्जीज, दे ग्रो इनटू एलर्जीज। अच्छा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तो बच्चों का सही इलाज होना चाहिए। अच्छा। ये नहीं कि रुक जाए कि वो बड़े हो जाए और एलर्जी चली जाए। अच्छा। इससे क्या होता है कि उनके सिम्टम्स और भी वर्स्ट हो सकते हैं। जिसको नाक में एलर्जी है वो सांस में जाके सिर्फ नाक से उनको एस्थमा भी हो सकता है। अच्छा। तो ये एक मैं कहना चाहूंगी कि उनका अगर बेटा 15 साल का है तो इट्स द राइट टाइम कि उसका इलाज करवाएं, ना कि रुके आगे के लिए कि वो ठीक हो जाएगा बड़ा होकर। डॉक्टर विकार, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डॉक्टर शिफा ने कहा कि हमारे पास जो बच्चे आते हैं, कई डॉक्टर्स उनको कहते हैं डोंट वरी, आपका 8-10 साल का बच्चा हो जाएगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, एलर्जी गायब हो जाएगी। बिल्कुल नहीं होती, उल्टा जो बच्चे होते हैं और ज्यादा वर्स्ट हो जाते हैं। जिस बच्चे को सिर्फ सर्दी है उसको एस्थमा भी हो जाता है। अच्छा। तो हमारा जो ये कहना बहुत जरूरी है, चिल्ड्रन डोंट ग्रो आउट ऑफ एलर्जीज, दे ग्रो इनटू एलर्जीज, और एलर्जी का इलाज करना बहुत ही जरूरी है। अच्छा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि बार बार सर्दी होने से कई बच्चों को टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं। अब ये प्रॉब्लम हमारे मुल्क में कॉमन है कि जैसे टॉन्सिल्स बढ़ गए, किसी डॉक्टर के पास, सर्जन के पास चले गए, उसने टॉन्सिल निकाल दिया, फेंक दिया। नहीं, ये गलत बात है। हमारे टॉन्सिल्स हमारे बॉडी गार्ड्स हैं, ये अपने आप पर हमला ले रहे हैं उस एलर्जिक रिएक्शन का, ताकि वो अंदर सांस की नाली में, लंग्स में नहीं जाए। जहां आपने जैसे सिक्योरिटी गार्ड को आपने निकाल दिया, बॉडी गार्ड को निकाल दिया, वो जो एलर्जी है वो लंग्स में घुस गई जी। एक बार लंग्स में एंटर हो गई तो एस्थमा हो गया। तो हम ये भी कई लोगों को सिखाते हैं कि भाई देखिए, नंबर 1 बच्चों का इलाज करो एलर्जी का, उनको ऐसे ही मत छोड़ दो, ये मत सोचो कि एलर्जी ठीक हो जाएगी। हम ये बार बार कहते हैं अगर एलर्जी है तो टॉन्सिल मत निकालिए, वरना वो बच्चे को सर्दी से सीधे एस्थमा पे चला जाएगा। नाज़रीन, हमने हमारे पिछले एपिसोड में भी बताया था, जब हमारे साथ डॉक्टर के एजी थे, कि टॉन्सिल्स जो है वो गले के अंदर एज अ बॉडीगार्ड फंक्शन करते हैं। तो जो हम हर बार सोचते हैं कि बार बार टॉन्सिल्स हो रहे हैं, उसे निकाल देना चाहिए, तो ये गलत है, क्योंकि एलर्जीज की वजह से हो या इन्फेक्शन की वजह से हो, टॉन्सिल्स आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो अगर आपको बार बार सर्दी हो रही है, तो आप एलर्जी अगर आपको हो रही तो आप उसका इलाज कराएं, ना कि आप शॉर्टकट देख लें कि आप कोई ऑपरेशन कराकर उससे वो ठीक हो जाएगा, बल्कि ठीक होने की बजाय वो आगे जाकर, आज सर्दी है कल अस्थमा भी हो सकता है। तो जरूरी ये है कि आप डॉक्टर के पास जाएं और उसका सही इलाज कराएं, सही टेस्ट और सही डायग्नोसिस के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हमारा सवाल ये है कि नज़ला अगर नहीं जा रहा है, बहुत दिन हो गए हैं, तो क्या करना चाहिए? ये हमारा सवाल है। हम नोएडा से बोल रहे हैं, सैयद राजिया शबनम नकवी। सर, सैयद राबिया शबनम नकवी जी नोएडा से फोन करके पूछ रही हैं कि अगर नज़ला यानी जुकाम लगातार हो, अगर जा नहीं रहा हो, तो पहले क्या करना चाहिए? ये हमने पहले ही क्लैरिफाई काफ़ी चीज़ों से के बारे में कर दिया था कि बार बार एलर्जी होना कॉमन है। इसके लिए एलर्जी का टेस्ट करना पड़ता है स्किन पर। हम लोग जो है सांस और नाक के टेस्ट भी करते हैं, पता करने के लिए सांस की तकलीफ है, नाक में कितना ब्लॉकेज है। उसके बाद हम परहेज़ बताते हैं, एक्यूरेट परहेज़, खाने पीने का परहेज़, घर की तब्दीलियाँ, कौन सी दवाइयाँ मना है। उसके बाद हम नाक में स्प्रेज देते हैं, हम टीके देते हैं, वैक्सीन्स, इम्यूनोथेरेपी जिसको कहते हैं। इसमें ये एक और चीज़ है, क्योंकि इन्होंने कहा कि काफ़ी वक्त से है और बार बार हो रहा है और काफ़ी तकलीफ है, तो इसमें कई बार नोज़, नाक ब्लॉक हो जाती है।
अब इसमें जैसे मैंने टॉन्सिल के बारे में कहा, हम ये भी कहेंगे कि नाक के अंदर बार बार एलर्जी होने की वजह से नाक की हड्डी कभी बीच वाली थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, टर्मिनेट्स जो अंदर एक हिस्सा है वो स्वोलन सूजन आ जाती है, पॉलिप्स हो जाते हैं, मस्से जिसको कहते हैं वो आते हैं। इसमें हम मेजॉरिटी पेशेंट्स को कॉशन करते हैं, उनको कहते हैं कि भाई आप ऑपरेशन ना करें। हमारे पास जो दवाइयां हैं, एक दवाई है ब्यूडेजोनाइड, नाक में स्टीरॉयड एक दवाई का स्प्रे होता है, उससे ये जो पॉलिप्स हैं, जो मस्से हैं, वो पिघल जाते हैं। अच्छा। और नाक की हड्डी भी सीधी हो जाती है, नाक के टर्मिनेट्स भी, सूजन जो होती है अंदर खत्म हो जाती है, नजला भी खत्म होता है। तो हमारा कहना है ये जितना हो सके वो दवाइयों से इलाज करे, टीकों से इलाज करे, परहेज से इलाज करे। जी जी। नकवी जी, अगर आप जानना चाहती हैं कि आपको सर्दी क्यों बार बार हो रही है, आप एलर्जी स्पेशलिस्ट के पास जाएं, वो टेस्ट करा के आपको बताएंगे एलर्जी है कि नहीं है। और इलाज में ज़रूरी नहीं है कि आप टैबलेट्स ही लें या फिर आप सर्जरी करा लें, जैसे टॉन्सिल्स की सर्जरी या नाक की सर्जरी, क्योंकि आज एलर्जी स्पेशलिस्ट के पास ऐसी भी दवाइयां हैं जो अगर आपको नाक में आपके जो जैसे मस्से उन्होंने बताया बड़े हो गए हैं तो उन्हें पिघलाए जा सकते हैं। अगर नाक की हड्डी उसकी वजह से टेढ़ी हो गई है तो उसे सीधी भी की जा सकती है बिना किसी ऑपरेशन के, बस दवाइयां देकर। मगर ज़रूरी ये है कि आप सही डायग्नोसिस करें और सही डॉक्टर के पास जाकर सही इलाज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डिजैस है, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। मुझे बता रहे हैं लोग कि मुझे एलर्जी हो गई है। जैसे कि मैं सुबह फ्रिज खोलता हूँ तो मुझे छींक आना शुरू हो जाती है, अगर दरवाज़ा खोलता हूँ रूम का तो छींक आना शुरू हो जाती है, अगर बेडशीट क्लीन हो रही है तो छींक आना शुरू हो जाती है, अगर जैसे टॉयलेट का दरवाज़ा खोलो तो छींक आती है। और कंटिन्यूसली ये छींक कम से कम 10-12 बार आती है। और वाटरिंग भी होती है, नोज से काफ़ी पानी भी आता है सुबह सुबह देखा जाए तो ऐसी चीज़ है। और बॉडी पे रैशेस भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो लोग कह रहे हैं कि ये एलर्जी है। मैंने काफ़ी दवा भी ली है लेकिन अभी भी कोई फ़ायदा मुझे नहीं हो रहा है। डॉक्टर शफात, दिजाज का क्वेश्चन है बॉम्बे से। वो पूछ रहे हैं कि उन्हें हर चीज़ से एलर्जी हो जाती है। सुबह में वो फ्रिज का दरवाज़ा खोलते तो छींकें आ जाती है, बाथरूम का दरवाज़ा खोलते तो छींकें आ जाती है, स्किन पे रैशेस आ जाते हैं। तो इनके लिए आपके पास कोई सोल्यूशन? इन्होंने एक चीज बताई कि वो काफी सालों से दवाइयां ले रहे हैं पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि सिर्फ दवाइयां लेने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे हमने पहले बताया कि ये ट्रीटमेंट 3 चीजों से कंबाइंड होता है, जिसमें अवॉइडेंस मेजर्स भी होते हैं, दवाइयां भी होती हैं और वैक्सीन भी होती हैं। तो कोई एक चीज लेने से उनको इतना फायदा नहीं होगा जितना तीनों को कंबाइन करने से होगा। मतलब मुकम्मल इलाज जरूरी है। जी, तो उनको जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, दिखाकर सारे टेस्ट करवाकर पूरा कॉम्प्रिहेंसिव इलाज करना पड़ेगा, तब जाके उनको फायदा होगा। अच्छा, डॉक्टर विकार, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? इसमें एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, क्लैरिफिकेशन, कि परफ्यूम्स से एलर्जिक रिएक्शन नहीं होता। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी हमारे मुल्क में है। लोग कहेंगे हम परफ्यूम लगाते हैं, बल्कि हमारे पास जो मरीज आते हैं, एक बार हमने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया तो हम कहते हैं भाई आप परफ्यूम लगाइए, नो प्रॉब्लम। ये जो परफ्यूम जो अंदर नाक में या सांस की नाली में चला जाता है, उससे इरिटेशन होता है जी। ये एलर्जिक रिएक्शन नहीं है, केमिकल इरिटेशन है। अच्छा। एक बार हमने दवाई शुरू कर दी, नेजल स्प्रेज दिया, परहेज दिया, इनहेलर्स दी या टैबलेट्स या जो भी इलाज शुरू किया, वैक्सीन्स, एक बार मरीज ठीक हो जाए फिर वो जरूर परफ्यूम यूज कर सकता है, उससे कोई रिएक्शन नहीं होने वाला। अच्छा। उसको रिएक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका इलाज सही तरीके से हुआ नहीं अब तक। सही तरीके से नहीं हुआ है। तो नाजरीन, मुकम्मल इलाज जरूरी है। इस इलाज के अंदर आप सिर्फ जो दवाई लेते हैं, जो हम टैबलेट्स दी जाती है, वो टेम्पररी आपको जरूर रिलीफ देती है, मगर अगर आप इलाज मतलब अगर आपको पूरी तरह से बीमारी को निकालनी है तो पहले आपको ये मालूम करना जरूरी है ये क्यों हो रही है। एक बार पता चल जाए तो उसे अवॉइड करना जरूरी है। फिर आप वैक्सीन जरिए और ट्रीटमेंट, यानी सिर्फ गोलियां नहीं, स्प्रे आते हैं, ड्रॉप्स आते हैं, इनहेलर्स आते हैं, उनके जरिए आप उसका मुकम्मल इलाज कर सकते हैं, तो ही आप इस बीमारी से निजात पाएंगे। सर, हमारे पास ईमेल द्वारा भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं, मैं आपसे वो पूछना चाहूंगी। ये तौहीद पन्ना है, ये लिखती हैं, सलाम वालेकुम अस्सलाम, आई वांटेड टू नो अबाउट द क्योर फॉर एथलीट्स फुट। आई ऑलवेज गेट इची फीट व्हेन आई कम बैक होम or even after the gym and in the night time, especially when sleeping. Please suggest me the cure in order to get relief of the pain. Thanks. एथलीट फुट जो एक बीमारी है वो एलर्जिक रिएक्शन नहीं है। अच्छा। हमारे पैर के जो उंगलियां हैं उसके बीच में खुजली होना, उसमें से पानी निकलना, वो उंगली के बीच का जो हिस्सा है वो सफेद हो जाना, उसमें से बदबू आना, जी, ये सब जो निशानियां हैं ये एक फंगल इन्फेक्शन है। अच्छा। इस फंगल इन्फेक्शन को कैंडिडियासिस कहते हैं। अच्छा। और ये कैंडिडियासिस नाम की जो फंगस है वो वहाँ गीले इलाके में बैठ जाने से होता है। तो मेरा सबसे पहला कहना ये होगा कि उस बीमारी के लिए पैर को सूखा रखिए,
जी। पैर को साफ सफाई कीजिए, जो फुट हाइजीन कहते हैं, पैर की हाइजीन, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो एंटी फंगल इन्फेक्शन जो पहले हमने बता दिया रिंगवर्म के लिए, वो सभी इस बीमारी में काम करेंगे जी। तो ये कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं है, ये एक फंगल इन्फेक्शन है। अच्छा, तो तौहीद पन्ना जी, एथलीट्स फुट जैसा आपने बताया आपको है, वो एलर्जी नहीं है, वो एक फंगल इन्फेक्शन है। अगर आप अपने पैर को ड्राई रखेंगे, जैसे आप पाउडर्स वगैरह इस्तेमाल करेंगे या फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, तो वो आपको टैबलेट्स के द्वारा या क्रीम्स के द्वारा आपको ऐसे एंटी फंगल्स देंगे जिनसे आपको एथलीट्स फुट आगे नहीं होगा। तो ये एलर्जी नहीं है, मगर हमने आपको इसका इलाज बता दिया है। डॉक्टर विकार, डॉक्टर शिफा, थैंक यू सो मच, आप शो पर आए और आज आपने इतने सारे जो मिथ्स हैं आपने वो डिबंक किए हैं, क्योंकि नॉर्मल पब्लिक में हमें ऐसे ही लगता है कि एलर्जी हर किसी को होती है, हमें लगता है सिर्फ टैबलेट्स ही इसका इलाज है, सिर्फ स्टेरॉइड्स ही इसका इलाज है। और स्टेरॉइड्स के बारे में भी कितने हमारे मिसकंसेप्शंस थे कि इससे इंसान मोटा हो जाता है या फिर इनहेलर्स के हम आदी हो जाते हैं। तो आप आए और आपने हमें बताया कि एलर्जी इसका सही इलाज क्या है, वो होती कैसे है, और ये मेन इंपॉर्टेंटली आपने बताया कि जरूरी नहीं है कि अगर आपको एलर्जी हो तो जिंदगी भर आपको इससे सफर करना पड़े। तो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग ऑन द शो। थैंक यू मैम। शुक्रिया, थैंक यू। तो नाजरीन, ये था हमारा शो एक मुलाकात डॉक्टर के साथ, जो था एलर्जीज के ऊपर। उम्मीद है कि आपके सारे सवाल हमने हल किए, और आगे से भी अगर आपको कोई भी इनके बारे में क्वेरी हो तो आप फोन करके हमें बता सकते हैं। हमारा नंबर है 02223454676, या फिर आप ईमेल कर सकते हैं winislam@gmail.com पर। शो देखने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं, खुदा हाफिज।